केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली मीनिंग क्या है इसका? केमिकल्स का मूवमेंट पढ़ना है, ठीक है। स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसमें पहली हेडिंग हमारी हो गई है रेट किसे कहते हैं। तो रेट क्या है भाई? दैट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो रेट डिफाइन हुआ, इसे कहते हैं। रेट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो भैया या तो इंस्टेंटेनियस रेट होगा जो गाड़ी का स्पीडोमीटर देता है, या एवरेज रेट होगा। dx by dt फॉर्मूला या डेल्टा सी बाई डेल्टा टी है। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है या जो टेंजेंट आप डालते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट देता है। रेट ऑफ रिएक्टेंट जनरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम घटता है और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता है, ठीक है। रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है या फिर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड पर मिनट ऐसे हो सकती है। इसके बाद हमारा आता है रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चों रेट डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन पे। तो बेसिकली कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो कोलिजन ज्यादा होते हैं और इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए कंसेंट्रेशन और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर द कंसेंट्रेशन, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी या मैकेनिज्म या फिर हम कहें पाथ ऑफ रिएक्शन बदल देता है। पाथ ये नया जो देगा अल्टरनेटिव पाथ, दैट इज ऑफ जनरली लो एनर्जी बैरियर। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए कम लगती है। तो कैटलिस्ट ने वो बैरियर नीचे लाया और नीचे आने की वजह से रेट बढ़ गया। ऑल्दो कैटलिस्ट इज नॉट डिस्टर्बिंग द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो भी एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की है उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। देयरफॉर डेल्टा एच विल आल्सो रिमेन सेम वेदर यू आर यूजिंग कैटलिस्ट और नॉट। तो कैटलिस्ट के यूज करने से डेल्टा एच भी चेंज नहीं होता, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम। कैटलिस्ट अगर आपने इक्विलिब्रियम या किसी इक्विलिब्रियम स्टेज की बात करें तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसे भी इफेक्ट नहीं करता। खाली अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम को जल्दी ला सकता है या नेगेटिव कैटलिस्ट देर में ला सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जनरल होते हैं, बाकी जो कैटलिस्ट एक्टिवेशन बैरियर को बढ़ा दें दे आर नेगेटिव कैटलिस्ट और रेट कम कर दें। ये भी इंपॉर्टेंट है नेगेटिव कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन या कोई प्रोडक्ट है जो हम चाहते हैं स्टेबल रहे और वो टूट रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये आपने कई बार सुना होगा, एक मनगढ़ंत कहानियों में हम ज्यादातर यूज करते हैं इसे। हिप्नोटाइज भी नहीं, इट इज नॉट हिप्नोटिक। बेसिकली ये स्पोरोफिक या स्लीप कॉजिंग, स्लीप इंड्यूसिंग इसके लिए है, एनेस्थेटिक कह सकते हैं, एनेस्थेटिक एक्शन है। तो वो जो क्लोरोफॉर्म है ना, वो अगर एयर की प्रेजेंस में और सनलाइट हो तो चेंज हो जाती है फॉस्जीन गैस में। इट कन्वर्ट्स इनटू अ पॉइजनस फॉस्जीन गैस। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन हम नहीं चाहते चले, क्योंकि हमारी क्लोरोफॉर्म तो एक तरीके से ना टेम्परेरी एनेस्थीसिया का काम करती है, और अगर उसमें फॉस्जीन आ गई तो वो परमानेंट एनेस्थीसिया हो जाएगी, जिसे एक बार एनेस्थीसिया दिया फिर दोबारा लौट के ही नहीं आएगा। तो वो जो क्लोरोफॉर्म है जिसमें फॉस्जीन ना बने, तो ये रिएक्शन रोकनी है तो यहाँ नेगेटिव कैटलिस्ट डालेंगे कि ये रिएक्शन ना चले। ऐसी H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये टूटता है तो H2O और ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो मेन कॉस्ट है वो या मेन रिएक्शन है वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। तो अगर ये रिएक्शन टूट गई या ये रिएक्शन हो गई, ऑक्सीजन उड़ गई वहां से, तो H2O2 की जगह वाटर बचेगा। तो हम नहीं चाहते वो स्पीडली टूटे, तो हम इस रिएक्शन में स्टोर करते समय कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलाते हैं, एसिटाइललाइट, फॉस्फोरिक एसिड, जो यहाँ का नेगेटिव कैटलिस्ट है। ओके, तो ये पॉइंट आ गया कि कैटलिस्ट के ऐड करने से क्या होता है। तो पहला फैक्टर कंसेंट्रेशन हो गया, दूसरा कैटलिस्ट हो गया। थर्ड फैक्टर इज ऑब्वियसली टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। यूजुअली जितनी भी जनरल फिजिकल और केमिकल रिएक्शन है सब में, चाहे वो एक्सोथर्मिक है चाहे वो एंडोथर्मिक। क्यों बढ़ता है भाई? दोनों रीजन है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, एक सेकंड में पहले 10 कोलिजन हो रहे थे, अब 20 होने लगे, ज्यादा होने लगे। और कोलिजन एनर्जी भी बढ़ गई, हर पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई। तो बेसिकली हम कहना चाहते हैं
टेम्परेचर बढ़ाने से वो जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कहीं चेंज नहीं हुई। मतलब एन ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड एन ही रहेगा, तुम लो टेम्परेचर लो या हाई टेम्परेचर लो। बट अगर हाई टेम्परेचर होता जाएगा तो वो बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी तो चेंज नहीं हुआ, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि वो एक्टिवेशन से ज्यादा हो गई, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। क्लियर? अब टेम्परेचर का एक स्पेशल फीचर जो कल आपको बताया था, अगर याद आ गया, बाकी वो मैं मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा अभी आगे, कि टेम्परेचर बढ़ाने का इम्पैक्ट का फायदा किसे ज्यादा मिलता है, कहाँ ज्यादा टाइम्स रेट बढ़ जाता है। तो मोर द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रही है सपोज, तो फॉरवर्ड की अगर एक्टिवेशन ज्यादा है, बैकवर्ड की कम है, तो अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया है तो फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा टाइम्स बढ़ जाएगी बैकवर्ड। ओके, दैट मीन्स अगर फॉरवर्ड ज्यादा है, एक्टिवेशन बैकवर्ड कम, तो दिमाग अगर चला हो तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ आएगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट फॉरवर्ड का ज्यादा बढ़ता है, इसलिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ चला जाता है। अब अगर बैकवर्ड की एक्टिवेशन ज्यादा होती और फॉरवर्ड की कम होती, या ओवरऑल ये एक एक्सोथर्मिक रही होती, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम पीछे चला जाता था, या हम कहना चाह रहे हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड मूव करती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा रेट बढ़ता है, फॉरवर्ड का भी बढ़ता है, बैकवर्ड का भी, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम्स का बढ़ता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, एक और जनरल एग्जांपल लेके, कि सपोज एक बच्चा है, वो पढ़ने में अच्छा है, और एक है थोड़ा सा डल है, उसके मुकाबले बहुत वीक। तो जो पढ़ने में अच्छा बच्चा है वो लेट सपोज बिना किसी हेल्प के 90 मार्क्स ले आता है एग्जाम में, अगर उसको कोई हेल्प टीचर ना करे, कोई उसके पास पर्ची वर्ची ना हो, कोई नकल की सामग्री ना हो, तब भी 90 नंबर आ जाते हैं। 90 नंबर लाने में वो खुद सेटिस्फाइड है, मतलब अपने आप 90 नंबर तक गैदर कर लेगा विदाउट एनी दीज टाइप्स ऑफ थिंग। एक दूसरा बच्चा है, अगर वो अकेले पेपर दे और बिना किसी नकल के दे तो उसके 33 आते हैं, मतलब पास तो वो भी हो जाता है। डन। अब हमने दोनों को नकल सामग्री दे दी, चलो भैया नकल कर दो, तो 90 वाला 100 तक ही तो जाएगा, उससे ऊपर तो जाएगा। और 33 वाला अगर 66 तक भी चला गया तो है तो अभी भी इसके कम, लेकिन ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो डबल हो गया, इसे 100% प्रॉफिट हुआ है। 33 से 66, 33 से 66, यानी डबल। क्या 100 वाले के डबल हुए या 90 वाले के डबल हुए? नहीं। तो जिसे पहले से ही गैप कम था ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम थी, तो उसमें इंक्रीज तो होता है, बट दैट्स नॉट दैट ड्रास्टिक, उतना ज्यादा नहीं जितना यहाँ होता है। तो इक्वल टेम्परेचर बढ़ाने पे उस रिएक्शन का रेट ज्यादा टाइम्स बढ़ जाता है जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। ये मैथमेटिकली अभी आगे प्रूफ होगा। पहले 3 फैक्टर खत्म हो गए हैं, दैट इज कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, टेम्परेचर। इन 3 तक क्लियर? 1 टाइप करो, इनमें भी कोई दिक्कत है तो पहले डिस्कस करते हैं। ओके, पार्की क्लियर हैं, सात्विक एंड जैन क्लियर। चलो 2-3 बच्चों का आ गया, ध्रुव को क्लियर है, आदित्य को क्लियर है, अनमोल एंड वैदेही। ठीक है, ओके। अंशु एंड निष्का, निष्का, अंश, आदित्य। अच्छा, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का एक बच्चे ने पूछा है, बेटा अभी मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। वैसे क्लोरोफॉर्म में हम नाइट्रोजन नहीं मिलाते, इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, ठीक है, एज ए नेगेटिव फैक्टर। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला फैक्टर क्यों देखते हैं, 3-4 छोटे छोटे से और फैक्टर हैं, नहीं भी समझ में आए तो चलते देना, कोई दिक्कत नहीं। चौथे फैक्टर का नाम है लेट सपोज ओरिएंटेशन। तो ये मैंने आपको पढ़ाया ही है और आपको समझ में भी आ गया। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें एनर्जी कोलिजन में इतनी ज्यादा निकल रही है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी से कहीं ज्यादा है, बट रिएक्शन नहीं चल पा रही। क्यों नहीं चल पा रही? ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। मतलब वही था जैसे कल आपको बताया था कि अगर हमने शॉट मारा है और शॉट मारते समय सिर्फ एक ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, बैट और बॉल के जो कांटेक्ट हुआ उस समय का एंगल चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और केमिस्ट्री में कैसे समझे, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन है। जैसे ये एक अल्कोहल बना रहे हैं हम, और इसमें यहाँ लोन पेयर है, तो इट इज द कॉमन सेंस, अगर ये H पॉजिटिव यहाँ आके कोलोइड करेगा
तभी तो ये बेसिकली मैं ऑर्गेनिक की भाषा यूज करता हूँ जानबूझ के कि तुम्हें समझ में ना आए, ठीक है। मतलब समझ में ना आए कहने का मतलब ये है, जैसे फिजिक्स वाले कहते हैं इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा, बच्चे के कंपोनेंट बच्चे ही बर्बाद उस समय। ऐसे केमिस्ट्री वाले जब भौकाल दिखाना चाहते हैं, हम भौकाली, तो वो क्या करते हैं, बोलते देखो ना ये क्या इलेक्ट्रोफाइल, इट विल अटैक वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तेरी ऐसी हम कैसे लौट गया, चुपचाप देखो यहाँ क्या है, प्लस चार्ज, इन्हें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, टेक्निकल भाषा में इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहे हैं, तो इस बेचारे को यहाँ जाके टकराएं कोई फायदा मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट तभी आएगा। लेकिन ये अगर बाई चांस इसका कोलिजन इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो भैया कैसे चलेगा, चाहे कोलिजन कितना हाई एनर्जी से हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन अगर और कहीं कोलिजन हुआ तो प्रोडक्ट तो बनना ही नहीं है, नहीं। तो यूजुअली हमसे भी लाइफ में यही गलती होती है, जो हमारा मेन टारगेट होता है हम वहां तो अप्रोच कर ही नहीं रहे होते हैं, आगे पीछे इधर उधर अप्रोच करते हैं, भाई वही दिक्कत है। तो यही प्रेजेंस ऑफ माइंड कहलाता है। लाइफ में भी ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छा पॉइंट है कि अगर आपका कोलिजन राइट एरिया राइट कॉन्टेक्ट पे होता है तो रिजल्ट कुछ और होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बार बार पढ़ाई में भी आपसे ये कहूंगा, और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करा करो प्लीज। व्हाट आई मीन टू से, देख लो यार तुम्हारे यहाँ कैसे क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का तो कोई एंड है ही नहीं यार, एक एक टॉपिक पे रिसर्च पीएचडी हो ले जाती तो है, रहा हूँ। बहुत है। एक सत्संग में हिस्सा लेना चाह रहा है कोई, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। भाई साहब मीटिंग से बाहर जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप, है ये खुद ही चलेगा या भेजना पड़ेगा? बच्चों थोड़ा ऐसे बच्चों पे ध्यान रखा करिए जो थोड़ा सा कभी कभी गलती करते हैं, तो कभी कभी तो अलाउड है, लेकिन जब कहा ना मीटिंग से बाहर जाने से पहले तो खुद ही चले गए शायद। तो चलिए ठीक है, तो हम ये कह रहे थे आप थोड़ा अपने पे भी फोकस रखा करिए कि बेटा नाम भी बता देना जिससे अगली बार भी मैं उस पर फोकस रखूं कि व्हाट इज द पॉइंट आपको। चलिए बेटा, ओरिएंटेशन मतलब
इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, प्रॉपर द ओरिएंटेशन मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जितना ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा उतनी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। तो प्रॉपर द ओरिएंटेशन मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें से ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकता। अगला फैक्टर है बेटा सरफेस एरिया। तो बेसिकली ये फैक्टर सॉलिड्स के लिए है, ठीक है, ये मेनली सेट्स के लिए है। एंड अगेन इट इज द कॉमन सेंस, ये जो सॉलिड्स होते हैं इनके कोलिजन सिर्फ सरफेस पे होते हैं। तो मोर द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोलिजन ज्यादा होंगे। भाई जैसे आपकी कॉपी है, आप उसके सरफेस पे तो लिखते हो, अगला सरफेस आता है तब लिखते हो। अगर वही कॉपी है वो एकदम गत्ते में होती, 4 ही पेज होते तो कम ही लिख पाते, और अगर पेजेस ज्यादा है तो ज्यादा लिखोगे। या केमिस्ट्री के एग्जाम्पल सोच के देखिए, नमक है, एक नमक ऐसा है जो एक सॉलिड फॉर्म में है, और एक है पाउडर्ड, या एक चीनी है क्रिस्टल फॉर्म में और पाउडर्ड विच विल डिसॉल्व इजीली। तो ऑब्वियसली पाउडर्ड वाली चीनी जल्दी घुलेगी इसके मुकाबले विच इज इन क्रिस्टल। व्हाई? क्योंकि वो जो पाउडर्ड वाली चीनी है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, हर तरफ से अटैक हो जाएगा वाटर का, हर तरफ से रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ही रहेगा। तो इसीलिए मोर द सरफेस एरिया मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और देयरफॉर powdered catalyst, powdered solid surfaces are used rather than using in a bulk. Okay. अगला फैक्टर है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमने सिर्फ उतने ही फैक्टर पढ़ने हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बन सकते हो, ठीक है, या जिनसे हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है बेटा? कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो फोटोकेमिकल है, लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटेंसिटी ज्यादा होगी रेट ज्यादा हो जाएगा, इंटेंसिटी कम होगी तो रेट कम होगा। तो ये हमारे कोर्स में है एक आध क्वेश्चन, जैसे H2 + Cl2 is twice HCl। इस रिएक्शन में ना तो H2 की कंसेंट्रेशन से कोई फर्क पड़ता, ना ही Cl2 की। HCl का बनना पूरा पूरा डिपेंड करता है सनलाइट की इंटेंसिटी पे। तो यहाँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कह देते हैं, और साथ में कह देते हैं ये रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में रेट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इवन फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है प्लांट्स में जिसमें फूड बन रहा है, दैट इज ऑल्सो अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, और वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। जैसे रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्यों नहीं होती भैया? इंटेंसिटी इतनी कम है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। एक फैक्टर हमने बना रखा है नेचर। तो नेचर में क्या कहना चाहते हैं बेटा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट तो आपको याद आ ही गया होगा। तो ये एग्जाम्पल हम ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में भी देते हैं, लेकिन अच्छा लगता तो दोबारा देते हैं। ये कुछ टाइप की रिएक्शन है जो वेरी फास्ट चलती है, बहुत तेजी से चलती हैं, दैट इज आयनिक रिएक्शन। और कुछ हैं जो स्लो चलती हैं, जैसे ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन कोवलेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों है? आयनिक रिएक्शन फास्ट क्यों चलती है, कोवलेंट स्लो क्यों चलती है? क्योंकि आयनिक रिएक्शंस में जो आयनिक कंपाउंड हैं उसमें आयंस तो पहले से बने हैं, आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट। मतलब बेसिक भाषा में ये कैटाइन है, ये एक एनाइन है, ये ऐसे प्रेजेंट थे, जस्ट प्रेजेंट। कोवलेंट में क्या था? एक कैटाइन एक एनाइन, ये इंटरवोवन थे। इंटरवोवन कहने का मतलब जैसे स्वेटर नहीं होता बुना हुआ, तो वो इंटरवोवन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पहले ओल्ड बॉन्ड तोड़वाइए, क्योंकि आयन तो यहाँ है ही नहीं, पहले बनाइए, फिर ये अनस्टेबल हुए, फिर आगे रिएक्ट। यहाँ क्या है? ये तो खाली ऐसे जुड़े हैं, अट्रैक्टेड है, हटे अट्रैक्शन कहीं और, ये कहीं और, दैट। तो आयनिक रिएक्शंस और कोवलेंट रिएक्शन में अगर हम कहेंगे तो आयनिक रिएक्शंस का रेट कहीं ज्यादा होता है रेट ऑफ कोवलेंट रिएक्शन। और ये रीजन मैंने आपको बता दिया, आयनिक रिएक्शन में आयंस हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ओनली रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ ओल्ड बॉन्ड फर्स्ट हैज टू ब्रोकन अप, देन न्यू बॉन्ड हैज टू फॉर्म, विच इज अ स्लो प्रोसेस, या ये कहें ओल्ड बॉन्ड तोड़ना ही एक बड़ी टेढ़ी स्पीड है, इसलिए। ठीक है, तो सेकंड थिंग, अब इसी को हम एग्जाम्पल में सोचें। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कह सकता हूँ बेटा इसे? जैसे मान लो ये एक ओल्ड पर्सन है, ठीक है, ये इंडिया का कोई एक ओल्ड पर्सन है, ठीक है, ये इसकी ओल्ड पर्सन की वाइफ है।
ठीक है, दिस वन। ओके, एक जनरल भाषा में कह दिया है, ये भारत के कोई बुजुर्ग हैं और ये बुजुर्गी हैं। ठीक है, तो एक बुजुर्ग साहब थे, एक बुजुर्गी थी हमारी, ये दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने भाई पूछा, हाँ भाई चाचा काय इतना नाच रहा है, क्या हो गया, क्यों नाचे पड़े हो? तो आपने जब इनसे पूछा भाई वाई आर यू डूइंग दिस, क्यों नाच रहे हैं, तो इनका कहना है कि भैया हमारी मैरिज की गोल्डन जुबली है। आई होप सो, कुछ बच्चे तो समझते होंगे गोल्डन जुबली मैरिज, कुछ तो जानते हैं। ठीक है, मैरिज की गोल्डन जुबली दैट इज 50th एनिवर्सरी है। ठीक है, शादी की 50वीं सालगिरह है, 50th एनिवर्सरी। यही सिनेरियो, लेट सपोज ये अमेरिका में कोई मिला आपको, ऑलमोस्ट सेम एज का है। ठीक है, लाठी डंडे वहां वाले पकड़ते नहीं। ठीक है, जेरा अमेरिकन है। ठीक है, हीरो बने घूम रहा है चचा। ठीक है, ये भी कम नहीं है, जहाँ पहचानना मुश्किल होता है चचा कौन है चची को भी। ठीक है, चचा चची एक जैसी हैं। ठीक, अब आपने इनसे भी पूछा है व्हाई आर यू सेलिब्रेटिंग, आप इतने ज्यादा खुश कैसे, व्हाई आर यू सेलिब्रेटिंग? ठीक है, क्या रीजन है आपकी मुस्कुराहट का? तो इनका भी सेम ऑलमोस्ट आंसर है। ये भी यही कह रहे हैं कि शी इज माई, ये इनके लिए कह रहे हैं शी इज माई गोल्डन जुबली वाइफ। ठीक है, शी इज माइन गोल्डन जुबली वाइफ। तो दोनों में बस इतना अंतर है, इंडिया में मैरिज की गोल्डन जुबली एनिवर्सरी होती है, गोल्डन जुबली मैरिज की होती है, वहां गोल्डन जुबली वाइफ हो जाती है। इज इट क्लियर? तो दोनों में अंतर क्लियर है। तो यहाँ गोल्डन जुबली वाइफ का मतलब, तो एक्चुअली ना ये कैटाइन एनाइन में तो हमेशा रहते हैं, ये चार्जेस में हमेशा रहते हैं, खाली अट्रैक्टेड है, और कोई अच्छा मिलता है वहां जाके अट्रैक्ट हो लेते हैं। तो इनका बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, बॉन्ड इधर से उधर उधर से उधर चलता है। यहाँ का बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ का बॉन्ड बॉन्ड है, दैट मीन्स तो ये बनते से जब बन जाता है तो टूट बड़ी मुश्किल, और जब टूट जाता तो फिर पता नहीं बने ना बने, इसलिए कई जगह तोड़ते ही नहीं लोग हैं। तो इसीलिए 50-50 साल तक चल जाती है मैरिजेस, वहाँ एक साल में भी 50 हो सकती है। इज इट क्लियर? और बाई चांस तुमने गलती से पूछ लिया, हाँ भाई ये तो कह रहे हैं कि ये गोल्डन जुबली वाइफ है, आप भी कुछ प्रकाश डालेंगे, आप भी कुछ इस पे कहेंगे, व्हाट्स योर ओपिनियन? तो उनका भी कहना हो सकता है यस ही इज माइन प्लेटिनम जुबली हस्बैंड। तो वो कह रहे हैं हाँ जे अपनी चेकी जिगाड़ रहे हैं, गोल्डन जुबली वाइफ बता रहे हैं, 50th बता रहे हैं, ले आगे बढ़ो, यहाँ तो प्लेटिनम तक पहुंच गए हम। तो बेसिकली दे आर वेरी फास्ट। ठीक है, तो अब लौट के आते हैं डन। तो फैक्टर्स हमारा ये हुआ। ऐसे एक सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है कि अगर सॉलिड रिएक्टेंट है, लिक्विड है, गैस है, तो जनरली गैस में रेट फास्ट होने के चांसेस हैं। सिंपल रीजन, गैस में कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं, इसलिए रेट ज्यादा होता है। तो ये हमारी पहली हेडिंग चैप्टर की फिनिश हो रही है, विच इज टर्म्ड एज रेट। रेट में हमें इतने पॉइंट समझ में आने चाहिए, रेट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, या ग्राफ से क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट क्या है, या फिर इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यूनिट क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना कहलाता है कि ए से 2B है और फिर सी है, तो ए का रेट बी के टर्म्स में या ए का रेट सी के टर्म्स में बताना रेट एक्सप्रेशन, ये रेट के पॉइंट से। और इसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स पढ़ लिए, किन फैक्टर्स पे रेट डिपेंड करता है, मेन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट है, मेन ये है। इसके अलावा छोटे छोटे फैक्टर हैं, ओरिएंटेशन है, या सनलाइट है, या फिर सरफेस एरिया है, या नेचर है। तो ये ओवरऑल 6-7 फैक्टर हमने रेट के पढ़े हैं। तो व्हाट इज रेट एंड एट व्हाट फैक्टर्स रेट डिपेंड, इसमें किसी को डाउट है? रेट क्या है और रेट कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये क्लियर है, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर की बैकबोन रेट ही है, तो ये हमें पता होना चाहिए। एक आध न्यूमेरिकल भी रिवाइज करा देते हैं, गुड। एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो हमने रेट का कल पढ़ा है, जस्ट एक सिंपल न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, ये है रिएक्शन ट्वाइस KClO3
गिविंग यू ट्वाइस KCl प्लस 3 ऑक्सीजन, ये रिएक्शन है, ठीक है। और सिंपल दे रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्टिंग KClO3 इज, KClO3 के रिएक्ट करने की स्पीड दी जा रही है इज, लेट सपोज 18 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्टिंग KClO3 इज 18 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन आपसे पूछा है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसके आंसर हो सकते हैं, आप खुद निकालें तो ज्यादा अच्छा है। 36 हो सकता है, 27 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या नन ऑफ दीज हो सकता है, जो आपका आंसर आ जाए, ठीक है। और यूनिट सेम ही रखते हैं हम। अरे बहुत बढ़िया, आज कोई गलती नहीं होगी है, आज हम तैयार बैठे हैं। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड ध्रुव, सारे बच्चे, इन दोनों का आंसर सही है। बाकी लोग भी टेक पार्ट क्या करिए। दो ही बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी आंसर दिया करिए बेटा। ओके गुड, जैन एंड अरुषि, वेरी नाइस, गुड। तो अब कई बच्चों के, 3 या 4 बच्चों के तो आ ही गए हैं, और बाकी भी होपफुली कर ही रहे होंगे। तो इसका करने का तरीका जो है, या ये आंसर है, सभी का आना चाहिए। वेरी गुड विजय एंड ईशान, गुड, वेरी नाइस जानवी, श्रेया, गुड। तो करने का तरीका आपको आ ही गया होगा। ये था हमारा KClO3, और आपने इसका कोफिशिएंट 2 लिखा होगा। ये था ऑक्सीजन, और इसका कोफिशिएंट 3 लिखा होगा। रेट, इसकी वैल्यू आपको गिवन थी 18, तो 18/2 रेट ऑफ ऑक्सीजन बाई 3 इधर चला जाएगा, तो 9 × 3 27 आएगा। दैट मीन्स हमें रेट वर्ड अब थोड़ा बहुत क्लियर है। डन, पहली हेडिंग फिनिश। सेकेंड हेडिंग पे आ रहे हैं इस चैप्टर की, दैट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट। रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट, कुछ लोग इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह देते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट, या और भी कोई नाम हो सकता है, मुझे अभी 3 नाम ध्यान आ रहे हैं, रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट, या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर आप इस वर्ड पे फोकस कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि ये लिखा है स्पेसिफिक रेट। रेट कांस्टेंट में वर्ड लिखा है स्पेसिफिक रेट। पिछले चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद होगा आपको, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, फिर पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक मींस पर्टिकुलर एट अ गिवन कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे ही रेट और स्पेसिफिक रेट कहीं ना कहीं रिलेटेड चीजें हैं, थोड़ा अंतर भी है, ये नहीं है स्पेसिफिक रेट रेट ही को कह दो, ठीक है। अभी देखते हैं बेटा क्या है। तो 11 से थोड़ा सा रिलेट करके हम कह रहे हैं कि ये एक रिएक्शन है A to B और वॉट एवर, और इस रिएक्शन में, या जो अभी आपने पीछे पढ़ा है उस हिसाब से, रेट ऑफ रिएक्टिंग ए के रिएक्ट करने की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ रिएक्टिंग ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, या कंसंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ एक पावर और आती है, जो यहाँ का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट या बैलेंसिंग की वजह से आती है, और ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जो अभी इस चैप्टर में आगे आएगा। फिलहाल आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोई खास कंफ्यूज नहीं होना है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। नाउ अब अगर मैं ये कहूं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, R = K, और ये पावर है, वॉट एवर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट इस चैप्टर का फाइनल फॉर्मूला है, या आगे अभी हमें 10 फॉर्मूले और डिराइव करने हैं, 10 के 10 इसी से निकलेंगे। सारे आगे के फॉर्मूले इसी को इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करके निकलने हैं जी, ठीक है। तो ये एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आगे की। तो रेट इज इक्वल टू K A⁻n। अब मैं कह रहा हूं ये जो K है, दिस K इज, यही K हमारा है, ये जो K है यही K है रेट कांस्टेंट, या कहना क्या चाहते हैं भैया, इट इज कांस्टेंट इन द रेट लॉ स्टेप। रेट लॉ स्टेप का जो कांस्टेंट है उसे रेट कांस्टेंट कहते हैं, द कांस्टेंट इन द
रेट लॉ स्टेप। रेट लॉ स्टेप का जो कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट कहलाता है, इसी को स्पेसिफिक रेट भी कहते हैं। अब जरा सोच के देखते हैं कि ये रेट कैसे है, ये रेट कैसे है। अगर मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 कर दूं, अगर मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 कर दूं, 1 मोल पर लीटर, तो उसका स्क्वायर हो, क्यूब हो, माइनस पावर हो, कुछ भी हो, पावर 0 भी हो, तो भी वो 1 ही रहेगा। 1 की एनीथिंग पावर, ये अगर 1 हो जाएगा टर्म, तो R इक्वल टू K हो जाएगा। दैट मीन जो रेट है वो तो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, ठीक है, बट न्यूमेरिकली, मैं यूनिट की बात भी नहीं कर रहा हूं, न्यूमेरिकली रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं? जब कंसंट्रेशन यूनिटी हो। एट यूनिट कंसंट्रेशन न्यूमेरिकली, बार बार कह रहा हूं न्यूमेरिकली, मतलब यूनिट अलग अलग हो सकती है। एट यूनिट कंसंट्रेशन, when the concentration of reactant is 1 mole per liter, the numerical value of rate is equal to rate constant. न्यूमेरिकल वैल्यू रेट और रेट कांस्टेंट की सेम हो जाती है। फिर से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये ग्राफ है कंसंट्रेशन टाइम का, आपने ये टेंजेंट डाली, इस पॉइंट पे आपको स्लोप मिल गया, और मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे ये कंसंट्रेशन टाइम है, ये कंसंट्रेशन 1 है, और अगर ये कंसंट्रेशन 1 है तो इस पॉइंट पे जब कंसंट्रेशन आप 1 रखेंगे तो जो भी रेट आएगा वही न्यूमेरिकल वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की। व्हेन कंसंट्रेशन इज 1, एट दैट मोमेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट और रेट कांस्टेंट बराबर हो गए, और इसके आगे किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो के तो वही रहेगा, रेट कांस्टेंट रिमेन सेम थ्रू आउट द रिएक्शन, बट ये रेट R2 हो गया, R3 हो गया, रेट बदलता रहेगा। यानी रेट चेंज कीप्स ऑन चेंजिंग बट रेट कांस्टेंट रिमेन सेम। मतलब अगर आपके दिमाग में आ गया हो दैट इज सेम, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक करो, तो लिंक जितनी जल्दी कर लोगे ना उतना वो चैप्टर भी समझ में आ गया और ये भी आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं कह रहा हूं जरा लिंक करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, तो शायद आपको समझ में आया हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के है इक्वेट करने के लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के है, और उस समय का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर है। जैसे आर और ई और ई नॉट में रिलेशन था ना, ई इक्वल टू ई नॉट, तो हमने कहा था भाई ई और ई नॉट बराबर हो सकते हैं जब कंसेंट्रेशन यूनिट ही कर दो। बिल्कुल वही है, हर एक मोमेंट पे ई की वैल्यू जो है बदलती रहती है, बट पूरी रिएक्शन में ई नॉट तो सेम ही रहता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं बदलता। सिमिलरली यहां पे भी यही कहना चाहते हैं कि एक कांस्टेंट है, वो पूरी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, और जो आर है वो रिएक्शन के लिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, बट एक स्टेज ऐसी है जिस समय के और आर न्यूमेरिकली सेम है, और वो स्टेज है जब कंसंट्रेशन यूनिटी हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन, क्योंकि एग्जाम में लिखने को आएगा, उसकी भी प्रैक्टिस करो, डिफाइन रेट कांस्टेंट, तो आप पहली लाइन लिखेंगे इट इज कांस्टेंट इन द रेट लॉ स्टेप, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ द रेट लॉ स्टेप, इसे हम कह देते हैं रेट लॉ स्टेप, ठीक है। ये जो ऐसे लिखा जाता है ना पावर के हिसाब से, तो हम कह देते हैं रेट लॉ स्टेप। जैसे आपने 11th में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, गुल्डबर्ग और वेग वाला, ऑलमोस्ट वही है। तो दोनों में बस अंतर इतना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल था कि कोई रिएक्शन देखी और लिख दिया, ये जो रेट लॉ होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। मतलब जब आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपने देखा हाँ भाई कंसंट्रेशन डबल करो, आपने प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन डबल की, रेट देखा डबल हो गया, तो आपने कहा पावर 1 आई। आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई, आपने देखा रेट नहीं चेंज हो रहा, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे भी रेट चेंज नहीं हो रहा, पावर 0 आ गई, ठीक है। ये दोनों में रिलेशन क्या है कि कंसंट्रेशन आपने इसकी चेंज की लेकिन रेट नहीं चेंज हुआ, तो पावर क्या आ गई? 0 आ गई। मतलब इसे फनी मोड में भी चेंज करके सोच सकते हो। फनी मोड में क्या है, कंसंट्रेशन को हम कह रहे हैं कि जैसे आप कितनी कंसंट्रेशन से हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, कितने ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ना, इसे कहते हैं। और रेट को हम कह रहे हैं कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो कि आप कंसंट्रेशन लगाए जा रहे हैं, और दिमाग से पढ़ रहे हैं, और दिमाग से समझ में कुछ ना आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा, रॉकेट साइंस चल रही है, समझ में नहीं आ रहा जो हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे यूजुअली
अगर कोई कॉमर्स का बच्चा इस क्लास में बैठा दिया जाए और उसे मैं कहूँ भाई ये 11th में पढ़ा है, ये एटम मॉलिक्यूल वॉट एवर, और वो कॉमर्स स्ट्रीम का है या उसने कभी ये रेट ये वर्ड सुने ही नहीं, तो कंसंट्रेशन कितनी बढ़ा ले तू अपनी, बढ़ाते जा कंसंट्रेशन, लेकिन तेरा ऑर्डर 0 ही आएगा। समझ में आया? और एक है कंसंट्रेशन बढ़ाई रेट बढ़ा दिया, ठीक है। एक है कि हाँ भैया कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ाई रेट इतना बढ़ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाया इतना समझ में आया, तो भैया वो पावर सेकंड या थर्ड भी हो सकती है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है और इसलिए इसे रेट लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। आप वर्ड समझ रहे हो ना, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो कई बच्चे इसी को तोड़ तोड़ के याद करते हैं तो अपने आप फनी चीजें आ जाती, ठीक है। मैं आपको एक इंसिडेंट सिंपल सा बता रहा हूँ कि दैट इज एक मेमोरी ट्रिक वाले थे, वो मुझे दिल्ली में मिले हैं, उनके अंडर में हमने काम किया है। वो बच्चों को ना बड़े ध्यान से मेमोरी ट्रिक सिखाते थे। उन्होंने सिखाया कि ऐसे याद करो, या जान उसके 50-60 नंबर लिख देंगे, इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे पूछो कौन सा पूछना है, इधर से चौथा उधर से तीसरा कोई भी पूछो बता ले। मेमोरी ट्रिक्स थी, टाइम लगता है आती थी। हमने भी इम्प्रेस होकर पूछा भैया कैसे होता है क्या है? तो बोले चीजों को तोड़ तोड़ के याद करो, फ्रैक्शंस में करो। तो मैंने उनका नाम पूछा भैया आपका नाम क्या है? उनका नाम है केशव अग्रवाल। केशव, मैंने 2-3 बार बोला, मैंने यार तुम्हारा नाम तोड़ने में तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, कि अलग हो रहा है, शव अलग आ रहा है, बड़ा दिक्कत आ रही है हमें तो। मैंने तुम्हारा नाम अगर तोड़ के याद कर रहे हैं तो दिमाग में कोई और ही पर्सनालिटी आ रही है, ठीक है, तुम जिंदा रहो अच्छी बात है। अब जरा तुम ध्यान से एक्सपेरिमेंटल को तोड़ के सोचना, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। वो सोचना, अपने आप कुछ फनी निकले तो बता देना, ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन जब आप करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। ओके, मेंटल होने की जरूरत नहीं है, वो भी एक्स के लिए है ना, करंट के लिए तो भी समझे, एक्स के लिए मेंटल हो जा रहा है तेरी लौट आओ। तो अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो, मैं अभी बताऊंगा, पूरा डिटेल बता दूंगा, ठीक है। यस, तो बेसिकली हम आए हैं रेट कांस्टेंट पे, ठीक है। टॉपिक से हटना बड़ा इजी है, लौट के आना बड़ा मुश्किल है, और अगर तुम लोगों के जवाब देने लगा तो आ ही नहीं पाऊंगा। तो व्हाट इज, प्लीज कम बैक। तो पॉइंट क्या है, रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं, डिफाइन रेट कांस्टेंट। तो आंसर आया, इट इज प्रोपोर्शनैलिटी इन रेट लॉ स्टेप, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ द रेट लॉ स्टेप। दूसरा पॉइंट आया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस and numerically the rate of reaction becomes equal to rate constant when the concentration of reactant is unity। जब concentration unity है तो उस समय का rate और rate constant same है। The unit of rate constant depends on order of reaction। अभी हमने order पढ़ा ही नहीं है तो उससे हम ज्यादा elaborate नहीं करेंगे कि rate constant की unit order पे depend करती है, ठीक है। तो जब order पढ़ा जाएगा तो देखेंगे कैसे depend करती है। तो डिफाइन रेट कांस्टेंट का मतलब समझ में आया कि अगर कोई पूछे व्हाट इज वेलोसिटी कांस्टेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेट, क्लियर है तो वन टाइप करो, प्रॉब्लम है तो पूछो। गुड, जैन क्लियर, ओके, अंश जैन ईशान क्लियर, ओके, जानवी आदित्य ऋषि पलाक्षी क्लियर है, ठीक है, आयुष क्लियर है, डन। तो अब ये जो स्पेसिफिक रेट है ये किस किस पे डिपेंड करता है, आपको याद है ना, रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा था, 6-7 फैक्टर थे। अब हम पढ़ रहे हैं रेट कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है। तो भैया इसके लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं आपको, फैक्टर्स ऑन विच के डिपेंड। एक फैक्टर है आपका टेम्परेचर और एक फैक्टर कह सकते हैं दैट इज कैटलिस्ट। इन 2 फैक्टर को चेंज करने से के बदला जा सकता है। के को अगर बदलना है 2 तरीके से बदल सकते हो, या तो टेम्परेचर से या कैटलिस्ट। बाकी कंसंट्रेशन बदलने से के नहीं बदलता, प्रेशर बदलने से नहीं बदलता, सरफेस एरिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बाकी किसी फैक्टर पे के नहीं डिपेंड करता। के या स्पेसिफिक रेट जिसे स्टैंडर्ड कह रहे थे हम वहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन, या इट कैन बी चेंज बाय टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। एक्चुअली ना कैटलिस्ट नहीं है तो के की तो वैल्यू होगी, बट कैटलिस्ट कैन चेंज के। तो कैटलिस्ट जब होगा तभी के निकलेगा ये नहीं कहना चाहते, हाँ कैटलिस्ट होगा तो के को चेंज कर सकता है। टेम्परेचर डिसाइड भी करता है के, मतलब टेम्परेचर जितना होगा उस हिसाब से ही के आता है, और टेम्परेचर चेंज करने में के चेंज भी होता है। तो के कैन बी चेंज विद दीज टू,
के इन दोनों से चेंज किया जा सकता है, बाकी से चेंज नहीं करते। और एक इक्वेशन पढ़नी है विच इज टर्म्ड एज अर्हीनियस इक्वेशन, जिससे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बट ड्यू टू टाइम बाउंडेशन इतना ही है। और एक बार फिर याद दिला दे रहा हूँ, हमारा कल क्लास है, कल मॉर्निंग का भी होगा, इवनिंग भी होगा, दोनों क्लास होंगे। और इसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे, टुडे इज वेडनेसडे, कल थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपका कंटिन्यूस टेस्ट है। फ्राइडे सॉलिड स्टेट का है, सैटरडे सॉल्यूशन का है, संडे इलेक्ट्रो का है, एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, 1 आवर टेस्ट है, अपने टाइम पे है, 4 to 5 पे ही होगा, ठीक है। हैव ए नाइस टाइम, बाय थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर।